स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका मालती जोशी की कहानी संवेदना। दलिया सेकते हुए मुझे लगा कि शुचि के कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। अपना हाथ रोककर मैंने जरा ध्यान से सुना। शुचि की ही आवाज थी। हे भगवान, अकेले कमरे में ये लड़की किससे बात कर रही है? सच कहूं तो थोड़ा डर भी लगा कि कहीं फिर बुखार तो नहीं चढ़ाया। अभी परसों ही तो नॉर्मल आया है। इस मामले में लड़की एकदम बाप पर गई है। थर्मामीटर का पारा 99 डिग्री से ऊपर गया नहीं कि बड़बड़ाना शुरू। दोनों के दोनों मुझे नचाकर रख देते हैं। फिर मुझसे रहा नहीं गया। कढ़ाई उतारकर मैंने सीधे उसके कमरे का रुख किया। महारानी खिड़की से लगी किसी से बात कर रही थी। कौन है शुचि? मेरी सहेली है मम्मी। तो अंदर बुला लो न। तुम दरवाजा तो खोलो। अब ये दरवाजा भी नहीं खोल सकती? बड़बड़ाते हुए मैंने बाहर की सिटकनी खोली। सीढ़ियों पर खड़ी उस सहेली को देखकर तो मेरी सारी झल्लाहट दूर हो गई। उल्टे हंसी ही आ गई। ये इतनी सी बित्ते भर की लड़की इसकी सहेली है, और कॉलेज की दर्जन भर जो है उनका क्या होगा? नमस्ते आंटी, उसने अपनी झिलमिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा तो मुझे होश आया। आओ न, भीतर आओ, कहते हुए मैं उसे भीतर शुचि के पास लिवा ले गई। ये इतनी सी सहेली कहाँ पा गई तुम? मैं अब अपना कुतूहल न दबा सकी। मम्मी, ये सोनाली है। रोज कॉटेज वाली पाल आंटी है न, उनकी सोनाली है। हम दोनों रोज एक ही बस स्टॉप से चढ़ती है न, इसी से दोस्ती हो गई। अच्छा, 5-6 दिन से मुझे देखा नहीं न, इसीलिए हालचाल पूछने आ गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया बेटे, तुम्हारी दीदी का भी दिल बहल जाएगा। दिल का तो ठीक है मम्मी, कुछ पेट की भी तो फिक्र करो। उसी की फिक्र कर रही थी बेटे। दलिया सेक रही थी, अभी बना जाता है। आज अपनी सहेली को भी बीमारों वाला ही नाश्ता कराना। वापस किचन में लौटकर मैं 8-10 साल पुरानी उस घटना को याद करने लगी थी। अस्पताल में उन दिनों बड़ा हंगामा हुआ था। एक औरत बच्ची को जन्म देते हुए मर गई थी। उसका संगी साथी कोई नहीं था। किसी रिश्तेदार की प्रतीक्षा में वह बच्ची 8-10 दिन तक अस्पताल में पलती रही थी। फिर सिस्टर पाल उसे अपने घर ले आई थी। उस अनाम कुल गोत्र वाली बालिका को उन्होंने छाती से लगाकर पाला था। उनकी मेहनत सचमुच सार्थक हुई थी। बच्ची एकदम फूल सी खिल आई थी। रोज कॉटेज को कई लोग नर्सेस क्वार्टर भी कह लेते थे। पाल सिस्टर वहां अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। कई नर्सेस जिन्हें रहने को स्थान नहीं जुट पाता था, रोज कॉटेज में बतौर पेइंग गेस्ट रह जाती थी। सिस्टर से मेरी पहली मुलाकात रुचि के जन्म के समय हुई थी। मुश्किल से 18 की थी मैं। बेतरह घबरा गई थी। उस समय सिस्टर ने जो स्नेह और सहारा दिया वह हमेशा याद रहेगा। मुझसे एक आधी साल बड़ी होंगी, पर रोगियों के लिए जैसे माँ थी। शुचि के समय तो हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। उस समय अस्पताल ही में मेरा जन्मदिन पड़ा था। ये ढेर सारे फूल लेकर आए थे। तब सिस्टर के मुंह से अचानक निकल गया था कि आज तो उनका भी जन्मदिन है। फिर ये उनके लिए भी एक बुके लाए थे। वार्ड में अच्छी खासी रौनक हो गई थी। इसके बाद 2 बार और अस्पताल जाना पड़ा, पर आने वाला जीव धरती पर उतरने से पहले ही आंखें मूंद चुका था। दोनों ही लड़के थे। घोर निराशा में हम दोनों आकंठ डूब गए। सिस्टर पाल की आंखें भी हर बार गीली हो आई। बस उसके बाद इस अनुभव को दोहराने की हिम्मत नहीं पड़ी। उन दोनों को नाश्ता करवाते हुए पिछला कितना कुछ याद आ गया। दरवाजे की बेल बजी और एक बार फिर मुझे उठना पड़ा। जब से शुचि बीमार पड़ी है, उसकी सहेलियों का तांता लगा रहता है। लेकिन दरवाजा खोलते हुए देखा, सहेली नहीं, शुचि के पिता थे।
बड़ी जल्दी आ गए। कोई चोरी है? नहीं, मेरा मतलब था, कहो तो लौट जाऊं। उनके स्वर से आशंकित होकर इस बार मैंने उन्हें ध्यान से देखा। चेहरा बेहद उतरा हुआ था, माथे पर सिलवटों का जाल सा था। मैंने चुपचाप रसोई में जाने में ही कुशल समझी। पुरुषों की यही आदत तो मुझे अच्छी नहीं लगती। दफ्तर में लड़ झगड़ कर आएंगे और घर आकर सारा गुस्सा बीवी पर उतारेंगे। अरे भाई, आपका मूड खराब है, आप थके हारे आए हैं। ठीक है, जरा अपनी बीवी का तो ख्याल कीजिए। वह क्या दिन भर आराम करती रहती है? सो उलझने होती हैं और अकेली जान सब झेलती रहती हैं, फिर भी घर लौटने वाले का हंसकर स्वागत करती हैं। और ये हजरत हैं कि चाय लेकर बाहर गई तो देखा वे बरामदे में आराम कुर्सी पर ही पसर गए हैं। आंखें बंद हैं और दोनों हाथ ऊपर कुर्सी की पीठ पर टंगे हुए हैं। तबीयत तो ठीक है न? क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अब कोई हालचाल भी पूछे तो किससे? तभी सोनाली बाहर निकली। ये क्या बेटे, चल दी? हाँ आंटी, घर पर बताकर नहीं आई थी, सब लोग फिक्र करेंगे। हाँ, सो तो है। अच्छा, कल फिर आना, दीदी को अच्छा लगेगा। जी अच्छा। आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल। मैं बड़ी देर तक गुड़िया सी उस लड़की को जाते हुए देखती रही। तभी इनका प्रश्न आया, कौन थी यह लड़की? अरे ये पाल सिस्टर की सोनाली है। कुछ साल पहले उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया था न। समय कितनी जल्दी बीत जाता है न। अभी कल तक तो सिस्टर इसे प्राम में घुमाया करती थी, है न? यहाँ क्यों आई थी? अरे ये शुचि की सहेली है। मैंने हंसकर कहा। दोनों एक ही बस स्टॉप से चढ़ती हैं। 2-3 दिन से शुचि को देखा नहीं तो हालचाल पूछने आ गई। शुचि से कहो ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती न किया करे। आप भी कमाल करते हैं। ऐसी वैसी से क्या मतलब? और फिर कैसी भी हो, हमें कौन लड़का ब्याना है? ब्याहने के लिए मेरे घर में लड़का नहीं है, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। आपसे आज बात करना ही फिजूल है, मैंने कहा और कुर्सी की पीठ पर पसरा उनका कोट उठाकर भीतर जा ही रही थी कि पट्ट से एक लिफाफा गिर पड़ा। किसकी चिट्ठी है? मैंने लिफाफा उठाते हुए पूछा। हिंदी पढ़ तो लेती हो ने? मैंने भुनभुनाते हुए पत्र खोला। ऊपर दाहिने कोर पर लखनऊ देखते ही मेरे हाथ कांप गए। शुचि के लिए इन दिनों जोर शोर से वर संशोधन हो रहा है। इस तरह की सारी चिट्ठियां ये दफ्तर के पते पर ही मंगाते हैं ताकि घर में किसी को, खासकर शुचि को पता न लगे। ये लखनऊ वाले अभी पिछले हफ्ते ही तो शुचि को देखकर गए हैं। मन को मजबूती से थाम कर मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरी तो खुशी के मारे चीख निकल गई। लखनऊ वालों ने शुचि को न सिर्फ पसंद किया था, बल्कि वे इसी पंचमी को शगुन देने भी आ रहे थे। इतनी अच्छी खबर आई है, आप है कि ऐसी मातमी शक्ल बनाकर बैठ गए हैं। बाबा रे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने उन्हें मीठी झिड़की दी। अब मुझे उनके उखड़े मूड की परवाह नहीं थी। मेरा तो पोर पोर खुशी से झूम रहा था। उसी ललक में जाकर मैं शुचि को भी यह शुभ समाचार दे आई। बेचारी पहले तो भौचक होकर देखती रही, फिर एकदम शर्मा गई। उसके गालों पर खिलते गुलाबों को देखकर मैं निहाल हो गई। सच, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। जैसी प्यारी बेटियां तुमने मुझे दी, वैसे ही हीरे से दामाद भी जुटा दिए। रात का खाना मैंने खूब मन लगाकर बनाया था। यह याद ही नहीं रहा कि लड़की बीमार है और खिचड़ी और दलिया पर चल रही है। उस दिन उसे बिस्तर पर खाना नहीं दिया। वह भी रोज से ज्यादा स्वस्थ और चुस्त लग रही थी। उसकी आधी बीमारी तो यह खुशखबरी सुनकर ही दूर हो गई थी। गनीमत थी कि खाने पर इनका मूड अच्छा था और वह होना ही था। अच्छा खाना इनकी कमजोरी है और उनके गुस्से का रामबाण इलाज है। रही सही कसर बिटिया ने पूरी कर दी। उसे देखते ही उनकी बाँछें खिल गई। अरे वाह! आज तो हमारी गुड़िया भी हमारे साथ खाएगी। हाँ पापा,
बिस्तर पर लेटे लेटे बोर हो गई हूँ मैं। वह खाने का स्वाद भी तो नहीं आता। आज बुखार तो नहीं आया? नहीं, परसों से नॉर्मल ही चल रहा है। बस अब जल्दी से ठीक हो जाना है, समझी? अगले बुधवार को कौन आ रहा है, जानती हो? हाय पापा, शुचि ने लड़ियाकर कहा और दोनों हाथों में अपना मुंह छिपा लिया। ये प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसे देखते रहे। इनका चेहरा कैसा तो हो आया था। अरे, अब खाना शुरू भी करो, सब ठंडा हुआ जा रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए कहा। चलो बेटे, शुरू हो जाओ। खाना ठंडा हो गया तो तुम्हारी मम्मी गर्म हो जाएंगी। इन्होंने कहा। पापा, ये मम्मी हम दोनों को बीमार कर देंगी। देखिए तो, क्या अल्लम गल्लम पका रखा है। आप जरा हाथ रोक कर खाएंगे? अरे खा लेने दो बेटे, कुछ दिनों की तो बात है। तुम्हारे जाने के बाद तो खिचड़ी पर ही गुजारा करना है। ये तो सब कुछ जो बनता है न, तुम लोगों के बहाने बन जाता है। हाँ हाँ, कहते जाइए। आपके लिए तो जैसे कभी कुछ बनाया ही नहीं। सारी जिंदगी चूल्हे में झोंक दी और ये सुनने को मिल रहा है। मैं मुंह फुलाकर बैठ गई। ओ मम्मी, डोंट स्पॉइल इट, शुचि ने बीच बचाव करते हुए कहा। ये जैसे अब उसका हमेशा का काम हो गया है। सोचती हूँ, कल को वह चली जाएगी तो क्या हम लड़ते ही रहेंगे, या कि लड़ना भी भूल जाएंगे? मम्मी, एक मजेदार बात बताऊं? पाल आंटी शादी कर रही हैं। क्या? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। मेरा सारा गुस्सा काफूर हो चुका था और अब मैं उत्सुक होकर बैठ गई थी। इस उम्र में शादी? जानती है, मुझसे भी 1 साल बड़ी है पाल सिस्टर। अरे, यही तो उम्र है जब आदमी को सच्ची कंपेनियनशिप की जरूरत होती है। आप चुप रहिए। हाँ, तो किससे कर रही है? वो लास्ट ईयर रोडवेज का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था न, उसमें दिल्ली के एक व्यापारी भी थे। अपनी टांग तुड़वाकर 3 महीने अस्पताल में पड़े रहे। बस वो आंटी की सेवा पर रीझ गए और उन्होंने आंटी के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। शादीशुदा हैं? हाँ, पहली बीवी नहीं है। 3 लड़के हैं, बड़ा तो कॉलेज में पढ़ता है। बच्चे राजी हैं? क्या पता। इसी महीने की 29 तारीख को दिल्ली में शादी हो रही है। कैसी मजेदार बात है ना मम्मी। जिस उम्र में आप सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो रही हैं, पाल आंटी नई जिंदगी शुरू कर रही हैं। अब इसमें बुरा लगने जैसी तो कोई बात नहीं थी, पर पता नहीं मुझे क्यों ताव आ गया। अब बातें बंद भी करो, जल्दी जल्दी खाकर मुझे छुट्टी दो। बेहद थक गई हूँ। ये एकदम तुम्हें क्या हो जाता है? ये झल्लाए। समझदार बच्चे की तरह शुचि चुपचाप वहां से खिसक ली थी। आप खा चुके न, तो बैठे क्यों हैं? सोचता हूँ तुम्हारा हाथ बटा दूं। वाह, क्या कहने। रोज कितना हाथ बटाते हैं, सुनो तो। मौका ही कहाँ मिला। तुम्हारी लड़कियां जो अगल बगल घेरे रहती थी, लेकिन अब तो आदत बनानी पड़ेगी। आपको भी न जाने क्या जल्दी पड़ी थी। मुझे जल्दी पड़ी थी? क्या कमाल करती हो। तुम्ही ने नाक में दम कर दिया था कि देखना तो शुरू करो। मैंने तो कहा था कि उसे एमए तो कर लेने दो, पर तुम्हारी ही जिद थी कि देखते देखते 1-2 साल लग ही जाएंगे। अब ये मेरा कसूर थोड़ी है कि इतनी जल्दी बात पक्की हो गई। देखो जी, उन लोगों से साफ कह दीजिए कि शादी हम अभी नहीं करेंगे। सगाई के लिए तो हमें कोई मोहलत नहीं दी। एकदम जैसे सिर पर चढ़े आ रहे हैं। शादी की तारीख हम अपनी मर्जी से तय करेंगे। देखो मैडम, अब तो तीर हाथ से निकल चुका। अब तो उन लोगों की मर्जी से ही सब काम होगा, और उसमें फर्क भी क्या पड़ता है। देर सबेर हमें तो बेटी ब्याहनी ही है। अरे अरे, तुम तो रोने बैठ गई। मैं यह नहीं सह पाऊंगी जी। ये खाली घर मुझे खा जाएगा, मैंने सुबकते हुए कहा। शाम को तुम मुझ पर बिगड़ रही थी न? मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए ये गंभीर स्वर में बोले। उस समय मेरी भी यही दशा हो रही थी। यह पत्र हाथ में आते ही खुशी तो हुई नहीं, उल्टे भविष्य आंखों के सामने तैर गया। मैं पुरुष हूं न,
तुम्हारी तरह रो तो नहीं सकता। मैंने उनकी आंखों में झांका। मेरे आंसुओं का प्रतिबिंब वहां भी झिलमिल कर रहा था। उसके बाद तो फिर रोने बिसुरने का भी समय नहीं मिला। कुल जमा 8 दिन तो बीच में थे और करने को कितने काम थे। दर्जी, सुनार, हलवाई और बनिए के चक्कर लगाते लगाते मेरा तो दम फूल गया था। मेरी सहेलियों ने कहा भी, बहन जी, ये सगाई है, आप तो शादी का सा हंगामा किए हैं। सचमुच शादी का सा हंगामा हो गया था। कार्ड छपे थे, शामियाना तना था, ऑर्केस्ट्रा बजा था, 150 लोगों का डिनर भी हुआ था। शुचि के ससुराल वालों की तो आंखें चौंधिया गई थी। यह उन लोगों का ही इसरार था कि आजकल रिंग सेरेमनी का रिवाज है, दोनों ओर की रस्में एक साथ ही कर लेंगे। पर इतने बड़े आयोजन की कल्पना तो उन्होंने भी नहीं की थी। समधी जी तो बोले कि हमने तो सोचा था कि इंटीमेट फंक्शन होगा, 4-6 लोग हमारे होंगे, 4-6 आपके। अब उन्हें क्या बताती कि शुचि की सगाई और शुचि की शादी। मेरे यहाँ अब ये 2 काम ही तो रह गए हैं। अपने अरमान निकालने का और मौका ही क्या है। सगाई के दूसरे दिन लेकिन इतनी थकान हो आई जैसे 2-4 बेटियां एक साथ ब्याह दी हों। शुचि को सुबह से उसकी नंदे लिवा ले गई थी। इन्हें किसी तरह दाल भात खिलाकर मैं जो लेट गई तो दिन भर फिर उठा ही नहीं गया। नींद तो खैर क्या आती, पर उल्टे सीधे विचार जरूर आते रहे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे रुचि पर आ रहा था। इकलौती बहन की सगाई में भी नहीं आई। कहलवा दिया कि देवरानी का प्रसव समीप है और सास जी की तबीयत ठीक नहीं है। यह तो अच्छा हुआ कि 4 घंटे के लिए ही सही देवेंद्र आ गए थे, नहीं तो लड़के वालों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाती। अरे, कहाँ हो भाई? ये मुझे ढूंढते हुए कमरे में आ गए थे। ये देखो। क्या है? क्या है? कल के फोटो हैं। अरे, इतनी जल्दी आ गए, कमाल है। मेरी सारी थकान पल भर में भाग गई। मैंने लपक कर उनके हाथ से लिफाफा ले लिया और देखने बैठ गई। एक बार, 2 बार, बार बार देखने पर भी मन जैसे भरता ही नहीं था। शुचि की सजी संवरी छवि पर से आंखें हटाई नहीं हटती थी। सुनो, इन्होंने मेरी तंद्रा भंग की। इनमें से 2-4 अच्छी सी तस्वीरें छांट कर रुचि को भेज दो। देवेंद्र जाते हुए बार बार कह गए हैं। कोई जरूरत नहीं है, इतना ही चाव था तो खुद आती। अरे भाई, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, उसे देवरानी की चिंता है, सास की फिक्र है। माँ हलकान होती है तो होती रहे, इसीलिए लोग लड़के के लिए तरसते रहते हैं। बहू होती तो बुलावे की ऐसी अवज्ञा नहीं करती, रोती झींकती ही सही चली आती। मैडम, अब बहुओं का भी जमाना नहीं रहा। मिसेस मिश्रा की बीमारी में देखा नहीं था, लड़का तो तार मिलते ही पहुंच गया था, पर बहू पूरे 15 दिन बाद आई थी, बच्चों के इम्तिहान जो थे। हाँ, सो तो है। न बेटी अपनी रह जाती है, न बहू अपनी हो पाती है। मैंने सांस भरकर कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। खोल कर देखा, सोनाली थी। दीदी है? न बेटे, वह तो ससुराल गई है। तो क्या दीदी की भी शादी हो गई? उसके स्वर में हताशा झलक रही थी। वाह भई, ये कैसे हो सकता है कि दीदी की शादी हो जाए और उसकी सहेली को खबर भी न हो। इन्होंने पीछे से आकर मुझे चौंका दिया। न बेटे, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है। वैसे तुम्हें तो सगाई पर भी बुलाना चाहिए था। आने दो दीदी को, उसकी अच्छी कान खिंचाई करूंगा। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, अरे भाई, खड़ी क्या हो? शुचि की सहेली का मुंह तो मीठा कराओ। नहीं अंकल, मैं फिर आ जाऊंगी, उसने संकोच में भरकर कहा। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? और इन्होंने उसे हाथ पकड़कर बिठा ही लिया। मैं मिठाई लेने भीतर चली गई। जब लौटी तो देखा दोनों किसी जोक पर हो करके हंस रहे हैं। इस
उस नाजुक सी लड़की ने हमारा अपमान नहीं किया, हम लोगों का मन रखने के लिए भरी हुई प्लेट से बर्फी का एक टुकड़ा उठा लिया और फिर नमस्ते करके चली गई। वे बड़ी देर तक उस बाल मूर्ति को जाते हुए देखते रहे और फिर बोले, बेचारी घर पर बोर हो रही है, सिस्टर शॉपिंग के लिए दिल्ली गई हुई है। आज तो बड़ी घुट-घुट कर बातें हो रही थी और उस दिन क्या-क्या कह गए थे, याद है? मैंने छेड़ा। सच बताऊं, आज उसे देखा तो एकदम रुचि की याद हो आई। बचपन में वह बिल्कुल ऐसी ही लगती थी। खाक लगती थी। अपने बच्चों को ध्यान से देखा भी है कभी? कितनी गदबदी और गोरी चिट्टी थी रुचि। एकदम अंग्रेज लगती थी। क्या पता, मुझे तो हर छोटी लड़की में अपनी बिटिया ही नजर आती है। ये बाल बच्चेदार रुचि तो मुझसे पहचानी नहीं जाती। क्या कल को शुचि ऐसी ही हो जाएगी? कुछ देर तक स्तब्धता छाई रही, फिर मैंने धीरे से कहा, सुनिए, बोलो, रुचि को एक पत्र लिख दीजिए। तुम्हारा गुस्सा दूर हो गया? मजाक छोड़िए, रुचि को लिखिए कि दोनों बच्चों में से एक को हमारे पास छोड़ दे। क्यों? क्यों का मतलब? कल को शुचि चली जाएगी तो दिन भर मैं क्या दीवालों से सिर फोड़ूंगी? मन बहलाने को कुछ तो चाहिए कि नहीं? इसीलिए वो अपना बच्चा तुम्हें दे दे। वह बच्चा हमारा भी तो कुछ लगता है। आखिर हमारा भी तो कुछ हक है। क्या हक है? जब लड़की पर ही हमारा हक नहीं रहा, तो बच्चों पर क्या होगा? ऐसी बेवकूफी की बातें मेरे सामने मत किया करो, कहे देता हूँ। मैं तो हैरान थी, इसमें इतना गर्म होने की क्या जरूरत थी? आजकल तो इनको समझना मुश्किल हो गया है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा बने रहते हैं। या शायद हम दोनों का ही यह हाल हो गया है। वह पूरा दिन इतना खराब बीता। शुचि सुबह से ही चली गई थी। उसके ससुर की कोई बहन शहर में थी। उनके यहाँ खाना था। बाद में सामने वाले शर्मा जी के यहाँ फोन पर कहलवाया कि सिनेमा का प्रोग्राम है, देर तक लौटेंगे। मैंने सोचा 12 से 3 वाला शो तो क्या मिल पाएगा। हाँ, 3 से 6 वाला देखकर लौटेंगे। पर 8 बजे तक भी उन लोगों का अता पता नहीं था। इतनी देर तक कभी लड़कियां घर से गायब रहती तो ये मेरा कोर्ट मार्शल कर देते, पर इस समय इत्मीनान से बैठे टीवी देख रहे थे। एक आध बार मैंने कहा भी कि शर्मा जी के यहाँ से फोन कर लो, पर जवाब में उन्होंने मुझे इस तरह घूर कर देखा कि मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रात के खाने में मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी। 9 बजे तक शुचि की प्रतीक्षा करने के बाद ही मैंने रसोई में पांव दिया था और जल्दी में जो बन सका बना लिया था। पर ये टेबल पर आते ही बोले, सुबह दाल भात, रात को खिचड़ी। वाह, अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिटिया के जाने के बाद शायद इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा है, अभी से थोड़ी थोड़ी आदत हो जाएगी तो बाद में परेशानी नहीं होगी। मुझे तो एकदम रोना आ गया। एक दिन पूड़ी पकवान नहीं बनेंगे तो क्या प्रलय हो जाएगी? न सामने वाले का मन देखते हैं, न शरीर, बस ताने देने लगते हैं। वे पहले तो भौचंक से मुझे देखते रहे, फिर चुपचाप थाली में चम्मच चलाते रहे। इसके बाद हम दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। वे चुपचाप पहली बार का परोसा हुआ खाकर उठ गए। मुझे बाद में अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो आई। यह मुझे एकदम क्या हो जाता है? लगता है शुचि की शादी की सारी खुशी सगाई के बाद ही ठंडी पड़ गई। सूना घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। घर में हम दो प्राणी थे, पर दोनों ही अपने में कैद हो गए थे। ये तो खाने के बाद सीधे बिस्तर पर चले गए थे। मैं थोड़ी देर को टीवी के सामने बैठी रही, पर मजा नहीं आया। स्वेटर बुनने की कोशिश की, पर 3 बार खोलना पड़ा। हर बार पैटर्न में कुछ भूल हो जाती थी। हार कर सलाइयां रख दी। मैगजीन उठाई, पर एक भी पंक्ति दिमाग में नहीं आ रही थी। आखिरकार बरामदे में आराम कुर्सी पर पसर गई। शुचि पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। क्या वह अपनी मम्मी का स्वभाव जानती नहीं? क्या उन लोगों से कह नहीं सकती? और वे लोग भी कैसे हैं? बस कल सगाई हुई है और आज से लड़की उनकी हो गई। शादी के बाद तो शायद शक्ल भी न देखने दें।
कोई 10:30 बजे दरवाजे पर गाड़ी रुकी। शुचि के जेठ जिठानी खुद उसे छोड़ने आए थे। देरी के लिए बार बार माफी मांग रहे थे। बताया कि सिनेमा के बाद वे लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे। देरी के लिए बार बार माफी मांग रहे थे। बताया कि सिनेमा के बाद वे लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे। शुचि ने चंदेरी की बूटेदार साड़ी पहन रखी थी। शायद यह प्रवीण का पहला उपहार था, क्योंकि उसे दिखाते हुए शुचि की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई थी। वे लोग कॉफी पीकर चले गए और मैं सीधे बिस्तर पर आ गई। मुझे मालूम था शुचि के पास आज कहने के लिए ढेर सी बातें हैं, पर अब मुझ में ही धैर्य चुक गया था। रात 2 बजे तक बिस्तर पर यूं ही करवटें बदलती रही। तब याद आया, नींद आए तो कैसे, रात भूखी सो गई थी। शुचि पर इतना गुस्सा आ रहा था, एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी आपने खा लिया, बस अपने में ही मस्त थी। तब भान हुआ कि आने के बाद मैंने भी तो उससे नहीं पूछा। ससुराल वालों के साथ पहला परिचय था, वहां तो संकोच के मारे भूखी ही उठाई होगी। वैसे भी तो 100 नखरे हैं उसके, और शाम के खाने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। फिर मुझसे लेटा नहीं गया। दबे पांव उसके कमरे में जाकर देखा, रोशनी थी, तो जरूर अब तक जाग रही है। खाली पेट नींद आए भी तो कैसे। पास जाकर देखा, गहरी नींद में थी। हाथों में अंग्रेजी का कोई उपन्यास अधखुला पड़ा था। बेड लैंप की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और नींद में उसका चेहरा बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम सा लग रहा था। तभी वह सोते में मुस्कुराई और उसका चेहरा एक शर्मीली आभा से भर उठा। जरूर उसे शाम की कोई मधुर स्मृति गुदगुदा गई होगी। उसके हाथों से किताब लेकर मैंने तिपाई पर रख दी और स्विच ऑफ किया। फिर धीरे से मच्छरदानी ठीक की। ये रोज ही का काम था, मच्छरदानी ठीक करना और सिराने की खिड़की बंद करना। ये दोनों काम मेरे ही जिम्मे थे। नाइट लैंप की रोशनी में देखा, कोई चीज कुर्सी से झूल रही है। बत्ती जलाकर देखा, नई साड़ी थी। महारानी ने बस ऐसे ही उतार कर फेंक दी थी। इतना ताव आया, क्या बेशऊर लड़की है। कम से कम ससुराल की साड़ियों की तो कद्र करनी चाहिए कि नहीं। साड़ी तहाकर मैंने अलमारी जो खोली, तो वहां गदर मचा हुआ था। 8-10 दिन से मुझे इधर झांकने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, और इन्होंने तो कभी अपने कपड़े समेटना सीखा ही नहीं। अब ससुराल में क्या मम्मी साथ जाएगी। कपड़े नीचे उतार कर मैं पालथी मारकर बैठ गई। ड्राई क्लीनिंग की, प्रेस की, धुलने की साड़ियों का, सूट्स का अलग ढेर लगाकर बाकी कपड़े करीने से जमा दिए। कार्डिगन और स्वेटर्स तो ऐसे गुडी मुडी हुए पड़े थे कि साफ और मैले समझ में ही नहीं आ रहे थे। मैंने एक सिरे से सभी को धोने के लिए निकाल लिया। एक कुर्ते में पेन का ढक्कन अटका हुआ था, उसका निचला हिस्सा ढूंढने के लिए पूरी अलमारी खंगालनी पड़ी। पेन टेबल पर रखने गई तो वहां का नजारा देखकर रोना आ गया। तेल की शीशी, खाने की प्लेटें, दवाई की शीशी, गर्म पानी की थैली, हर तरह का कबाड़ वहां था। हॉट वाटर बैग कील से लटकाने गई तो शुचि की सैंडल से पैर उलझ गया। फिर जूतों के स्टैंड का मुआयना किया, वहां तो मेला लगा हुआ था। कोल्हापुरी चप्पलों से सलीम शाही जूती तक हर चीज वहां थी, पर बेतरतीब। हर साड़ी से मैच करती चप्पल थी, पर उसका जोड़ ढूंढना दुश्वार काम था। मैंने सोचा, चलो लगे हाथ ये पुण्य कार्य भी निपटा लिया जाए। तभी पीछे आहट हुई। चौंक कर देखा, ये खड़े थे। ये देखिए न, कैसा फैला रखा है। पर मुझे उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। कमरे की बत्ती बुझाकर करीब करीब खींचकर ही मुझे कमरे तक ले गए और मेरे सामने घड़ी रख दी। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। तब से जैसे मुझ पर एक पागलपन सा सवार हो गया था। जब समय मिलता, मैं शुचि का कमरा ठीक करने लगती, उसके धुले हुए कपड़े धो डालती, उसकी करीने से लगी किताबें बिखेर कर ठीक से जमा देती,
तहाई हुई साड़ियां खोलकर प्रेस करने लगती, पुराने स्वेटर खोलकर बैठ जाती, नए तो एक साथ 2-3 शुरू कर रखे थे। उसकी सहेलियां आती तो खूब भुनभुनाती कि घर को धर्मशाला बना दिया है। वे चली जाती तो खूब रोती कि कल को शुचि चली जाएगी तो कोई यहाँ झांकने भी नहीं आएगा। रुचि की भी तो दर्जन भर सहेलियां हैं, दो एक तो अब भी इस शहर में है, पर कभी इधर का रुख नहीं करती। प्रवीण का पत्र हर दूसरे तीसरे दिन आने लगा था। यहाँ से भी उत्तर जाता ही था। मुझसे वह भी सहन नहीं होता था। हर बार झल्ला पड़ती। अपने दूल्हे के लिए तो दिन में 2 बार पत्र लिखोगी, पर मम्मी को लिखते जान निकलती है। रुचि को देखती नहीं हूँ क्या? 3-3 महीने हो जाते हैं, पर एक पोस्ट कार्ड नहीं लिखा जाता। इतना पढ़ाया लिखाया सब मिट्टी हो गया। मेरी बमबारी से शुचि इतनी आतंकित हो जाती कि कई बार तो पत्र की बात छिपा ही जाती। उसकी तो पापा के साथ गहरी छनती थी। ये बधाई देने वाले और तंग किए हुए थे। जो मिलता यही कहता, वाह साहब, इसे कहते हैं प्लानिंग। रिटायरमेंट से पहले सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो लिए, अब फुर्सत ही फुर्सत है। कोई उनसे पूछे तो कि इस फुर्सत का क्या करें? औरतें कहती, वाह बहन जी, आप तो सब झंझटों से मुक्ति पा गई, अब आराम से बैठकर भजन कीजिए। मैं मुस्कुराकर रह जाती, पर मेरा मन चीख उठता। 46 वर्ष की आयु में मेरी गृहस्थी समाप्त हो गई। यह क्या बधाई की बात है? यह उम्र क्या भजन पूजन करने की है? मुझे तो कभी उसमें रस आया ही नहीं। मेरा काशी काबा तो मेरा घर ही है। व्रत उपवास जो किए हैं इन बच्चों के लिए, भगवान के जब भी हाथ जोड़े हैं, बच्चों की कुशल मंगल ही मांगी है। इस घर के आगे तो मेरी कोई दुनिया ही नहीं है। मैंने इन झंझटों से मुक्ति कब चाही थी। शुचि की शादी की तारीख तय हो गई थी। जिस उत्साह से मैंने सगाई की तैयारी की थी, उसका आधा भी मुझ में शेष न था। मुझे लगता हर आने वाला दिन बिटिया को मुझसे दूर ले जा रहा है। मेरा बस चलता तो मैं समय को पकड़कर बैठ जाती। उस दिन भी अपने में खोई बैठी थी कि पोस्टमैन की आवाज पर चौंक उठी। दौड़कर बाहर जाने को थी कि फिर थक हार कर बैठ गई। डाक से अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वही प्रवीण की चिट्ठी होगी, उसे ही इतनी फुर्सत है। बाकी लोग तो खोज खबर लेना जैसे भूल गए हैं। सुनो, इनकी आवाज आई। आवाज से ही जान गई कि मामला गड़बड़ है। फिर भी जाकर पूछ लिया, क्या बात है? तुमने रुचि को पत्र लिखा था? मेरा तो खून जम गया। लगा जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। रुचि पर इतना गुस्सा आया। मेरे पत्र का उत्तर मुझे ही देना था न। पापा को बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी? देवी जी ने लिखा था, पापा आप प्लीज मम्मी को समझा दीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। आशीष तो दीदी की आंखों का तारा है, उसे वे एक पल भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। और मनीष के पापा उसके बिना नहीं रह सकते। आप ही बताइए मैं क्या करूं? हो गई तसल्ली? इन्होंने अपनी खीज उतारते हुए कहा, इसीलिए मना किया था। जब लड़की ही अपनी नहीं रही तो उसके बच्चों पर क्या जोर है? और यहाँ कौन सा कारों का खजाना गड़ा है जिसके लालच में कोई तुम्हें अपना लड़का गोद दे देगा? एक दूसरे से आंखें चुराते हुए हम दोनों पता नहीं कितनी देर आमने सामने बैठे रहे। अपमान का दंश इतना गहरा, इतना ताजा था कि मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। तभी फाटक खड़का और मैंने राहत की सांस ली। इस समय किसी तीसरे की सचमुच अब बहुत आवश्यकता थी। सिस्टर पाल अपनी माँ के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। आइए आइए, हम दोनों स्वागत में जैसे बिछ से गए। और उस मनस्थिति में भी मैंने लक्ष्य किया कि सिस्टर पाल इन दिनों बहुत सुंदर लग रही है। एक सुव्यवस्थित जीवन की कल्पना भी मनुष्य को कितना निखार देती है। रोजी का शादी का कार्ड देने आया था। मिसेस पाल ने एक खूबसूरत कार्ड हमें थमाते हुए कहा, बधाई हो। वैसे ये खुशखबरी तो हमें मिल गई थी, पर इस बीच हम लोग इतने व्यस्त रहे कि बधाई देने नहीं आ सके। आपका बेबी का भी शादी पक्का हो गया न?
हमें सोनाली ने बताया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर कुछ देर तक भावी वर्ग के विषय में, उसके घर परिवार के विषय में बातें होती रही। सिस्टर ने बताया कि उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, परिवार काफी संपन्न है, 3 बच्चे हैं, तीनों हॉस्टल में हैं। घर में एक विधवा मौसी है जो देखरेख करती है, पर अब वे भी थक चली हैं। घर में अब गृहिणी का होना बहुत जरूरी हो गया है। तो अब आप नौकरी छोड़ देंगी? हाँ, अब जरूरत भी नहीं है। बहुत सर्विस कर लिया। शी नीड्स रेस्ट नाउ। उनकी माँ ने ममता भरे स्वर में कहा। तो सोनाली आपके साथ जाएगी या यहीं मम्मी जी के पास रहेगी? मैंने यूं ही पूछ लिया, पर मेरे इस सरल से प्रश्न का अजीब असर हुआ। उन दोनों के चेहरे एकदम लटक गए और वे एक दूसरे की ओर देखने लगी। बड़ी देर बाद मिसेज पाल ने बताया, वैसे इसका मिस्टर को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर मौसी तैयार नहीं होता। कहता घर में जवान बेटे हैं, ऐसे में बाहर का लड़की घर में नहीं चाहिए। पर वह बाहर की कहाँ है? मैंने कहना चाहा, पर चुप हो गई। उसके जन्म का इतिहास तो उन्हें बताना ही पड़ा होगा न। कोई बात नहीं, ये बोले, यहाँ मम्मी जी तो हैं और सिस्टर लोग भी हैं, देख लेंगी। प्रॉब्लम क्या है सर, कि मम्मी अब ये हाउस सेल करना चाहती है। कोई कस्टमर हो तो बताएंगे। अब अकेली वो यहाँ नहीं रहेंगी, गोवा अपना ब्रदर के पास चली जाएंगी। तो सोनाली? वो तो गोवा नहीं जाएगी। हमारा ब्रदर का फैमिली भी बड़ा है, वो हमको एडजस्ट करेगा तो मेहरबानी है, ये लड़की को कैसे रखेगा? ओफ! अरे भाई, चाय वाय तो बनाओ। मेहमानों का पेट क्या सिर्फ बातों से ही भरना है? मुझे उठने का बहाना मिला तो सच बड़ी खुशी हुई। वहाँ का वातावरण तो इतना बोझिल हो गया था। मुझे रह रहकर सोनाली याद आ रही थी। सिस्टर इन्हें बता रही थी कि फादर जॉन ने आश्वासन दिया है कि द चर्च विल लुक आफ्टर हर, पर इसका मतलब तो अनाथालय ही हुआ न। इतने नाजों से पली लड़की अनाथालय में रहेगी? चाय नाश्ता लगाते हुए याद आया, इतनी आस्था से कार्ड देने आई है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। क्या दूं? इनके तो मुझ पर कितने उपकार हैं। यही तो मेरे दोनों बच्चों को दुनिया में लाई हैं। सौभाग्य से इन दिनों घर में कपड़ों का अंबार था। मैंने एक प्यारी सी जामदानी चुनी, चूड़ियों का एक सेट उसके साथ देते हुए कहा, दिल्ली तो मैं आऊंगी नहीं, आप हमारी ओर से यह एडवांस में प्रेजेंट लीजिए। वे तो एकदम अभिभूत हो गई, बार बार धन्यवाद करने लगी। फिर एकाएक बोली, बेबी का शादी कब फिक्स हुआ है? जी फरवरी में, फरवरी 18। तब हमको बोलिए, बेबी को दिल्ली से क्या मंगाता, हम भेजेंगे हमारी तरफ से बेबी का वेडिंग प्रेजेंट। सिस्टर, ये एकाएक बोल पड़े, क्या आप सचमुच हमें कुछ देना चाहती हैं? बाय ऑल मीन्स सर, तो हमें सोनाली दे दीजिए। क्या? हम तीनों एक साथ चीख पड़ी। यह मत सोचिए कि मैं सोनाली पर कोई दया कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप उसे मंझधार में नहीं छोड़ेंगी। मैं तो अपने लिए उसे मांग रहा हूँ, अपना सूनापन भरने के लिए। हमें एक खिलौना चाहिए सिस्टर। हमें विश्वास है आप हमें निराश नहीं करेंगी। लेकिन सोनाली खिलौना नहीं है, एक जीती जागती लड़की है, जिम्मेदारी है। मैंने कहा, तो क्या हुआ? हम अभी इतने बूढ़े तो नहीं हो गए हैं कि एक बच्चे का भार न उठा सकें। हमारे अपने ही होते तो हम उन्हें पालते कि नहीं? लेकिन सर, एडॉप्ट करना हो तो लड़का होना। यू नीड ए सन सर। नो सिस्टर, आई नीड अ डॉटर, वन मोर डॉटर। आप तो जानती हैं मेरे भाग्य में लड़का है ही नहीं। आप तो खुद इस बात की गवाह रही हैं। फिर अपने भाग्य से लड़ने में क्या तुक है? और यहाँ कौन सी एस्टेट रखी है जिसके लिए वारिस चाहिए? जो कुछ जमा पूंजी थी इन लड़कियों पर लुटाकर मैं तो निष्कांचन हो जाना चाहता हूँ। पर जिंदगी तो आगे भी चलेगी न, उसके लिए तो सहारा चाहिए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैंने कभी लड़के की कामना नहीं की। मैंने तो अपना सारा प्यार लड़कियों पर ही लुटाया है। अगर कल को कोई लड़का गोद ले भी लूं
तो मुझे ढंग से प्यार करना भी न आएगा। जाते हुए दोनों गदगद थी। मिसेस पाल तो बार बार कहे जा रही थी, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। आप अभी अच्छे से और सोचना सर, सिस्टर ने कहा। नो हरी, बट थैंक्स ऑल द सेम। मुझे कितना रिलीफ हुआ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। ये प्रॉब्लम मेरा नींद छीन लिया था। मैं तो शादी कैंसिल करने के वास्ते तैयार हो गई थी, पर मम्मी ने मना किया। फादर एश्योर किया तो रुक गया। थैंक यू बोथ ऑफ यू। उनके जाते ही मैं बरस पड़ी। ये क्या पागलपन सवार हो गया था आप पर? मुझे बाहों में भरकर ये मेरी ओर देखते रहे। उस दृष्टि में पता नहीं क्या था कि छाती पर रखी सिल पिघलने सी लगी थी। रानी, ये तरल स्वर में बोले, पागलपन तो तुम कर रही हो। एक माँ से उसका बच्चा मांग रही हो। एक भरे पूरे घर से उसकी खुशी छीन रही हो। तुम्हारे हृदय में जो ममता का सागर हिलोरे मार रहा है, उसे जाया क्यों करती हो? ये प्यार उसे दो जिसका कोई नहीं है। घर उसे दो जिसके सिर पर छत नहीं है। उनकी बातों ने मन पर चंदन का सा लेप किया। इतने दिनों से मेरे मन में धधकता ज्वालामुखी एकदम शांत हो गया था। अभी आप सब सुन रहे थे हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी लेखिका मालती जोशी की कहानी संवेदना। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।